नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से लेकर सीधा हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी तक ले जाएगा। तो ये सफर होने कैसा वाला है? देखिए, हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी तस्वीर से, मतलब पूरे ब्रह्मांड से, और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए हम पृथ्वी के करीब आएंगे और उसकी एक एक परत को समझेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरुआत के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस पल में जहां से कह सकते हैं हर चीज की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान शायद तब से पूछ रहा है जब से उसने आसमान की तरफ देखना शुरू किया। और जानते हैं, 1950 के दशक तक आते आते वैज्ञानिकों के पास इसके दो बड़े और बिल्कुल अलग अलग जवाब थे। दो अलग अलग कहानियां। एक तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका मानना था कि भाई ये ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ बदल नहीं रहा। और दूसरी तरफ थी बिग बैंग थ्योरी। इसके हिसाब से हर चीज की शुरुआत एक जबरदस्त महाविस्फोट से हुई। सोचिए, ये कितनी बड़ी वैज्ञानिक बहस रही होगी। और ये बहस तब जाकर खत्म हुई जब सबूतों ने बिग बैंग के पक्ष में फैसला सुना दिया। और इसी पूरी खोजबीन को, इसी पढ़ाई को हम कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। एडविन हबल जैसे महान वैज्ञानिकों ने ही हमें सिखाया कि इस विशाल ब्रह्मांड को इसके सबसे बड़े स्केल पर कैसे समझा जा सकता है। अच्छा, जब हम रात में खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो जो कुछ भी चमकता हुआ दिखता है ना, वो सब यही खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इनमें वो तारे भी हैं जिनकी अपनी रोशनी है, और वो ग्रह, चांद और छोटे मोटे चट्टानी टुकड़े भी हैं जो इन तारों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। और हजारों सालों से क्या नहीं किया इंसान ने इन तारों के पैटर्न को देखकर। कहानियां घड़ी, रास्ते खोजे और पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा बनाने की कोशिश की। ये बात पुरानी सभ्यताओं पर भी लागू होती है और आज के मॉडर्न साइंस पर भी। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं। अपनी गैलेक्सी के बड़े दायरे से निकलकर अब आते हैं अपने घर, अपने सौरमंडल पर। तो ये सौरमंडल बना कैसे? सबसे मानी हुई थ्योरी है नेब्युलर परिकल्पना। ये कहती है कि अरबों साल पहले यहाँ सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था, और फिर धीरे धीरे इसी बादल से हमारा सूर्य और सारे के सारे ग्रह बने। कमाल है ना? तो ये रहा हमारा सौरमंडल, सूरज से शुरू करके एक एक करके सारे ग्रहों का क्रम। ये कह सकते हैं हमारे कॉस्मिक मोहल्ले का नक्शा है। पर एक बात और, हमारा सौर मंडल सिर्फ ऐसे ही ग्रहों का झुंड नहीं है, इसमें एक पैटर्न है। ये असल में दो खास ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक तरफ है सूरज के पास वाले छोटे चट्टानी ग्रह, और दूसरी तरफ है सूरज से दूर वो बड़े बड़े गैस के गोले। और हाँ, हमारे इस सौर मंडल में एक बहुत ही फेमस मेहमान भी आता जाता रहता है, हैली का धूमकेतु। यह हर 75 से 79 साल में लौट कर आता है। पिछली बार ये 1986 में दिखा था और अब अगला चक्कर इसका 2061 के आसपास लगेगा। तो चलिए अब सारे ग्रहों को छोड़कर सिर्फ अपने घर यानी पृथ्वी पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एक एक करके इसकी परतों को समझते हैं। और पृथ्वी को समझने की शुरुआत होती है अल्फ्रेड वेगनर के एक क्रांतिकारी आइडिया से। उन्होंने कहा कि आज जो महाद्वीप अलग अलग हैं, वो कभी एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहते हैं। इसी वजह से आज भी अगर मैप देखें तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका किसी पहेली के दो टुकड़ों की तरह फिट होते दिखते हैं। तो अगर हम पृथ्वी की सतह से खोदना शुरू करें और सीधे सेंटर तक जाएं, तो ये सफर कैसा होगा? हमें 4 मुख्य परतों से गुजरना होगा। सबसे पहले ऊपर की पतली चट्टानी भूपर्पटी, उसके नीचे है गर्म पिघली हुई चट्टानों का मैंटल, फिर आएगा लोहा और निकल का तरल बाहरी कोर, और एकदम बीच में ठोस बेहद घना आंतरिक कोर। और ये जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री है ना, जहां एक परत खत्म होकर दूसरी शुरू होती है, उसे मोहो कहते हैं। ये जियोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी की ये जो प्लेटें हैं, ये लगातार हिलती रहती हैं, और इनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत मिलता है प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सब कुछ
इन्हीं प्लेटों की हलचल का नतीजा है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब हम पृथ्वी की उन परतों को देखेंगे जो इसे वाकई में एक जिंदा ग्रह बनाती हैं, यानी हमारा वायुमंडल और हमारे महासागर। अच्छा, जिस हवा में हम सब सांस लेते हैं उसमें आखिर है क्या? देखिए, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, करीब 78%। लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है, ऑक्सीजन, वो लगभग 21% है। यही 21% हमें जिंदा रखता है। और हमारा ये वायुमंडल कोई एक कंबल नहीं है, बल्कि ये कई परतों से मिलकर बना है और हर परत का अपना एक बहुत जरूरी काम है। कोई मौसम बनाती है तो कोई हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बचाती है। अब आते हैं पानी पर। क्या ये आंकड़ा हैरान नहीं करता कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97%, जी हाँ 97% सिर्फ महासागरों में है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितने विशाल और कितने जरूरी हैं। और महासागरों का ये जो रोज का उठना और गिरना है, जिसे हम ज्वार भाटा या टाइड्स कहते हैं, वो क्यों होता है? ये असल में चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से होता है। कह सकते हैं कि ये पृथ्वी, चांद और सूरज के बीच का एक खूबसूरत डांस है जो रोज होता है। तो ब्रह्मांड के जन्म से लेकर हमारे महासागरों के ज्वाल तक का ये सफर पूरा हुआ। अब आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि एक मामूली धूल के बादल से लेकर इस खूबसूरत जीती जागती दुनिया तक प्रकृति की वो कौन सी शक्ति है जो सबसे ज्यादा हैरान कर देती है?